मान लीजिए एक स्कूल के अंदर डिफरेंट एज के 100 बच्चे हैं और आपसे ये कहा जाए कि आपको इन सभी बच्चों की एज को याद रखना है। अब अगर आप अलग अलग हर एक बच्चे की एज को याद रखने की कोशिश करते हो तो काफ़ी मुश्किल काम है और कन्फ्यूजिंग भी है। तो इसके लिए आपके पास एक अल्टरनेट मेथड है। आप क्या कर सकते हो कि जो 100 बच्चे हैं आप उनको, जितने ही बच्चे उसके अंदर सेम ग्रुप के हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, मान लीजिए 10 साल वाले बच्चों को आपने एक ग्रुप में कर लिया, मान लीजिए 10 साल के 15 बच्चे हैं, 11 साल की उम्र के 25 बच्चे हैं, ऐसे ही करते करते आपने अलग अलग एज ग्रुप के आपने ग्रुप्स बना लिए। टोटल मान लीजिए 7 ग्रुप बन गए हैं। तो पहले 100 बच्चों को अलग अलग याद रखना, अब सिर्फ 7 ग्रुप को ही याद रखना, काफ़ी ईजी काम है। अब आप एक ग्रुप के, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप बनाया था, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर एक बच्चे की अगर उम्र 10 साल है तो बाकी के बच्चों की भी उम्र 10 साल है। तो इससे क्या हुआ, काम आसान हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, एक तरह से ग्रुपिंग करना। तो इसी तरीके से जैसे सेम बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, उनको ग्रुप्स में डाला जाता है, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आज हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं 118 एलिमेंट्स। तो 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है, कन्फ्यूजिंग काम है। तो इसलिए क्या किया है साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और ग्रुप्स में डिवाइड किया है तो बस ग्रुप की प्रॉपर्टी याद कीजिए, बाकी सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है भाई, अगर आज हम देखते हैं तो हमें आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है, उसमें बाकायदा एक तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो बात ये आती है कि क्या पहले से ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे ही थी, स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि क्लासिफाई किया गया है इसी तरीके से? ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था, कोई भी चीज़ एकदम से एडवांस नहीं होती, स्टार्ट करना पड़ता है कहीं से। तो सबसे पहले जो एक तरह से अटैम्प्ट किया गया कि किस तरीके से एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है। तो जो पहला जो हम एक लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते जिन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, नाम था डोबेराइनर्स। तो इन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को? इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगा दिया। अब हल्का सा हम देखते हैं पहले कि एटॉमिक मास क्या होता है। अगर कुछ थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो सिंपल हल्का सा बताता हूँ। मान लीजिए एक एटम है, तो एटम के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस में उसके जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल में उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में भी 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। अब अगर हम इसके अंदर एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इनको अगर जोड़ दें, इनको ऐड कर दें, तो टोटल जो आता है वो उसका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आता है। तो यहाँ पर 11 और 11 जोड़ते हो तो कितना आता है, 22 आता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट बोला, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 के आसपास होता है सोडियम का, तो ऑलमोस्ट इतना आ जाता है। तो ये इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ये था नॉर्मल। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो डोबेराइनर क्या थे कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने किया गया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रख दिया। मान लीजिए किसी का 5 है, 10 है, 12 है, तो क्या बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखा, ग्रुप्स बनाए। और इन्होंने 3-3 के ग्रुप्स बनाए, 3-3 के ग्रुप्स बनाए। और उन 3-3 उस ग्रुप में जो 3 का ग्रुप था उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सेम प्रॉपर्टी रखते थे। इन ग्रुप को इन्होंने क्या कहा, ट्रायड्स कहा। इसीलिए पूरा इनको क्या कहा, इनके द्वारा बनाए गए ट्रायड्स को डोबेराइनर्स ट्रायड कहा गया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो एटॉमिक मास लिथियम का कितना है, 7, इसका कितना है 23,
और इसका कितना है 39। ठीक है, तो ये एक ट्रायड हो गया, एक ट्रायड ऐसा बनाया इन्होंने। ठीक है, 3 का ग्रुप है, इनको क्या बोला ट्रायड्स बोला। सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सभी के सब क्या है एल्कली मेटल है, ये वाटर से रिएक्ट करके एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस बनाते तीनों के तीनों, सेम प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें ट्रायड में इन्होंने एक प्रॉपर्टी और देखी कि इसके अंदर जो पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मास को का अगर एवरेज निकाला, मींस अर्थमेटिक मीन अगर निकाला, तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट या रफली उसके इक्वल आ जाता था। जैसे पहला क्या है 7 है और 39, एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 46 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 23। तो किसके बराबर आ रहा है बीच वाले के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रायड ये बनाया जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से करके इन्होंने टोटल 3 ट्रायड बनाए। जैसे एक ट्रायड, अगर इसमें कुछ डाउट है तो एक ट्रायड और बना के दिखा देते हैं। तो मान लीजिए एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। ठीक है, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास वो अप्रोक्स 40, इसका आ जाएगा 88 और इसका आ जाता है 137। ठीक है, तो ये एक ट्रायड हो गया, ये अगला ट्रायड हो गया। इसमें सभी एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी रखते हैं। अब सेम वही प्रॉपर्टी पहले वाला और थर्ड वाला एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन मींस एवरेज निकालते हैं तो बीच वाले के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा। तो 137 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा इक्वल्स टू 177 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 88.5 के आसपास, ये आ गया। तो 88.5 88 के ऑलमोस्ट नज़दीक है, बिल्कुल पास है। तो एक ट्रायड ये हो गया ऐसे। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 3 ट्रायड्स बनाए। ठीक है, टोटल 3 ट्रायड्स बनाए और हर एक ट्रायड में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल इन्होंने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, इन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए और हर में 3 एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। सिर्फ 9 एलिमेंट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये तो इनका लॉ था। तो इन्होंने जो ट्रायड्स बनाए, इन्होंने डोबेराइनर्स बनाए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया डोबेराइनर्स के ट्रायड, डोबेराइनर्स ट्रायड इनको कहा गया। अब बात ये आती है कि इसमें एग्जाम में जैसे ड्रॉबैक्स पूछ लेते हैं या बोले कि लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, तो वो क्या है, कमियां क्या क्या थी इसमें। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस रूल का था, ठीक है, वो क्या था कि इन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड्स ही बनाए थे। 3 ट्रायड्स बनाए और हर एक ट्रायड में क्या था 3 एलिमेंट्स थे, 3 ट्रायड बनाए, तो टोटल कितने 9 ही एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया। तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे उनमें से सिर्फ 9 का ही क्लासिफिकेशन इन्होंने किया, बाकी के एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही रह गए बिना क्लासिफाई किए। तो इसी रूल का, इस लॉ का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, लिमिटेशन थी, वो यही थी। ठीक है, बाकी एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही रह गए, उनको क्लासिफिकेशन कौन करेगा, तो रह गए। 3 से क्या हो रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें अगर अचीवमेंट की बात करें कि फायदा क्या हुआ इसका, अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट में ये था कि इन्होंने, ये पहले साइंटिस्ट थे जिनका ध्यान एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने पर गया। इससे पहले किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था उस तरीके पे कि एलिमेंट्स को का भी क्लासिफिकेशन करना है। तो जब इन्होंने पहली बार इनका ध्यान गया और इन्होंने कोशिश की पहली बार, तो उसके बाद ये मानिए कि होड़ सी लग गई बिल्कुल कि भाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है। उसके बाद बहुत अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट आए, हम मेन की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में साइंटिस्ट के दिमाग में एक टॉपिक आया कि हाँ भाई एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करना है, इस टॉपिक पे भी ध्यान जाना चाहिए सबका। तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ठीक भाई, डोबेराइनर्स ट्रायड हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम अगला जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। ठीक है, ये क्या है। अब इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रखा। भाई एटॉमिक मास के सीक्वेंस में इसलिए रखते थे क्योंकि पहले ये केमिस्ट या साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की वो उसके एटॉमिक मास के कारण होती है।
वो तो आज हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, कि प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। लेकिन पहले क्या मानते थे कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास के कारण होती है। ठीक है, और जिसका भी हम पढ़ेंगे, जैसे डॉबरआइनर पढ़ा, न्यूलैंड पढ़ रहे हैं अभी, और उसके बाद जो हम मेंडलीव पढ़ेंगे, तो ये तीनों के तीनों किस पे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जिसने क्लासिफिकेशन दिया है वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स थी, लिमिटेशंस आएंगी उसके अंदर। ठीक है, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। तो बात करते हैं, वापस न्यूलैंड पे आते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रखा। मान लीजिए एक एलिमेंट है ए, उसका 2 एटॉमिक मास है, एक का 4 है, एक का 10 है, एक का 15, एक का 30, तो इनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास सीक्वेंस में रखा, अरेंज किया। और सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद में ये पाया इन्होंने कि हर 8वां एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से सेम उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। मीन्स जो पहला एलिमेंट है उससे 8वां जाएं या 8वें से पहले पे आए तो उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, इसको समझते हैं, इस ऑक्टेव्स के लिए जो चार्ट था इनका एलिमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये है न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो चार्ट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इसका रूल इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने यानी कि न्यूलैंड ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था किसके अकॉर्डिंग, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया। अब यहाँ पे तो हमने इसको क्या किया है, इसको 7-7 के ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया है, 7-7 के इसमें डिवाइड किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि अगर इसको समझना है तो आपको इस तरीके से समझे कि मान लीजिए इन्होंने पहले से लेके स्टार्टिंग तक और 56 एलिमेंट तक, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल में क्या किया था, 56 एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। ठीक है, इन्होंने लाइटर एलिमेंट यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम था वहां से स्टार्ट किया, जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम तक इन्होंने किया। और थोरियम कौन सा था, 56th एलिमेंट था। तो टोटल 56 एलिमेंट को इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में यूज किया था। तो इन्होंने मान लीजिए इस तरीके से मानिए कि पहले एलिमेंट से लेके इन्होंने 56 तक कंटिन्यूअसली एक चेन बना दी। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने ये देखा कि पहले से स्टार्ट करते हैं तो 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद 8वें के बाद में नेक्स्ट उसका 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रख रहा है। फिर 8वें के बाद जा रहे हैं अगला 8वां, तो उसकी सेम प्रॉपर्टी रख रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आइडिया लगा कि भाई 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रख रहा है, मीन्स कैरेक्टर्स का रिपीटेशन हो रहा है हर 8वें एलिमेंट के द्वारा। तो इन्होंने उठाया 8 के, भाई 8 वाले जो थे जैसे 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 पहला और 8वां सेम रख रहा है तो 8वें को उठाया, पहले के नीचे रख दिया। दूसरे वाला जो था उसका 8वां था, उसके नीचे रख दिया। जैसे मान लीजिए पहला हाइड्रोजन है तो उसके 8वां है और फ्लोरीन रख दिया। ऐसे ही जैसे लिथियम है तो लिथियम का जो 8वां यहाँ पर आया वो सेम प्रॉपर्टी रख रहा है सोडियम है, तो सोडियम को यहाँ रख दिया। उसके बाद उससे सोडियम से 8th गए तो पोटेशियम था, तो उस पोटेशियम को इसके नीचे रख दिया। मीन्स कहने की बात यह कि एक ग्रुप के अंदर सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रखे गए और वो 8वां एलिमेंट था उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम से आप 8 पीछे जाइए, 8 आगे आइए, सेम प्रॉपर्टी वाला होगा। जैसे फर्स्ट पहला हुआ सोडियम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, यानी कि लिथियम कैसा है, इसके 8 पहले है। ऐसे ही इससे नीचे 8 आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पोटेशियम आता है 8वां। मीन्स इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे ही अगला ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, जिसमें हर एक एलिमेंट का जो 8वां जो मेंबर है वो उसके लिए सेम प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, ये मेंबर जैसे इससे 8 पीछे जाए या 8 आगे आए तो सेम प्रॉपर्टी रखेगा। ये था। अब इन्होंने 8-8 के जो ये जो रूल दिया, इसी के कारण इनको क्या कहा गया, इनके रूल को न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स कहा गया। अपने इस रूल की इन्होंने कंपैरिजन जो किया वो किया इन्होंने जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इससे इन्होंने इसका कंपैरिजन किया।
अब वही बात मान लीजिए, जैसे म्यूजिकल नोट्स है तो म्यूजिकल नोट्स आपने मान लीजिए 8 बार आपने सीक्वेंस में लिखो, ऊपर नीचे करके मना लिखो, ऐसे सीक्वेंस में लिखो। जैसे आपने लिखा सारे गामा पाधा नी, उसके बाद आगे ऐसे ही एक सीधी लाइन बना दो सारे गामा पाधा नी, ऐसे करते करते कई बार लिखो। तो आप यही देखेंगे कि सा के बाद में, उसके बाद में 8वां फिर से क्या क्या आता है, सा आता है, फिर उसके बाद 8वां सा आता है। तो उन सा को उठा के आप क्या करोगे, सा के नीचे नीचे ऐसे लिख सकते हो, सेम वाले स्लॉट में सा है, सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सा ही है सब, रे के नीचे रे आगे बहुत सारे, गा के नीचे गा आगे। ऐसे इन्होंने किया था कि इन्होंने जब सीक्वेंस में लगाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो 8वां आया, जैसे सा था सा के बाद सा आया, तो ऐसे ही जैसे लिथियम है तो लिथियम के बाद में सेम प्रॉपर्टी वाला सोडियम आ रहा है, उठा के उसको सोडियम के नीचे लिथियम के नीचे रख दिया। तो इस तरीके से कंपेयर करके इन्होंने बनाया अपना रूल। अब ये तो रूल था, लेकिन अब बात ये आती है कि ठीक है ये तो ऑक्टेव रूल था, अब बात आती है इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इसकी क्या क्या कमियां थी। तो बात यह है कि पहली तो ये आती है कि ये रूल जो है कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम तक तो ये जो ऑक्टेव वाला जो रूल है कि भाई सोडियम से 8वां जो है पोटेशियम ये इसकी प्रॉपर्टी रखेगा सेम, इससे 8वां Cu इसकी प्रॉपर्टी रखेगा, तो ये सब चल रहा है। जैसे नाइट्रोजन की से 8वां जो है पोटेशियम आता है सेम प्रॉपर्टी रखेगा, तो ये वाला जो सिस्टम है ये कैल्शियम तक तो चला, कैल्शियम तक तो चला, यानी कैल्शियम से पीछे चला, और कैल्शियम का जो 8वां है जिंक कैल्शियम तक तो सेम चल रहा है। लेकिन कैल्शियम के बाद में जो अगला आता है जैसे क्रोमियम आ रहा है, तो क्रोमियम से ये रूल काम नहीं करेगा। मींस कैल्शियम तक तो एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद एप्लीकेबल नहीं है। ये भी कह सकते हैं कैल्शियम से नीचे के जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास कम है, यानी कि जो लाइटर एलिमेंट है मास कम है, उनके ऊपर तो ऑक्टेव रूल एप्लीकेबल है। लेकिन कैल्शियम के बाद में जो जो हैवी एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास हाई है, उनके ऊपर ये काम नहीं करता ये वाला रूल ऑक्टेव। पहला ये हुआ। दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे की बात ये कि इन्होंने क्या बोला कि नेचर के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं और आगे इनके अलावा और भी कोई डिस्कवर नहीं होगा इन 56 के बाद। लेकिन आज देखिए 118 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या, फ्यूचर में और डिस्कवर हुए हैं। तो ये चीज़ तो इनकी भविष्यवाणी जो थी ये फेल हो गई, और जितने भी आगे डिस्कवर हुए उन्होंने ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं किया। एक ये हो गई। तीसरी बात करें तो इन्होंने क्या किया, तीसरा ड्रॉबैक कि अपने टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए सेम स्लॉट में, मान लीजिए ये वाला स्लॉट है ये वाला स्लॉट है, सेम स्लॉट में दो एलिमेंट को एक साथ फिट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने फिट करते हुए ये नहीं देखा कि किसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है। अगर हम बोलते हैं कि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी आयरन से ज़्यादा मैच करती है, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को आयरन के साथ में नहीं रखा, किसके साथ में रख दिया, FCl इनके साथ में रख दिया, इस सेम ग्रुप में रख दिया, जबकि इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ में ज़्यादा मैच करती है, आयरन से। तो यहाँ पे आता तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन वहाँ पे रख दिया। ये वाली इन्हीं की ये कमी आई। अब बात आती है जैसे अचीवमेंट, इस लॉ से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे मिले। तो बात ये आती है कि ये पहले साइंटिस्ट थे न्यूलैंड जिन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म दी, यानी कि क्लासिफिकेशन इन्होंने ट्यूबुलेटेड फॉर्म में किया। कहीं ना कहीं ये आइडिया आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आइडिया ये लिया गया। ये कह सकते हैं कि आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टेबल की फॉर्म में बनाने का जो आइडिया है वो पहली बार न्यूलैंड के लॉ से मिला है। ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं के लॉ से ये पता लग रहा है कि कैरेक्टर्स की रिपीटेशन हो रही है एलिमेंट्स में। जैसे लिथियम से 8वां सोडियम, सोडियम से 8वां पोटेशियम, तो क्या हो रहा है, एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की रिपीटेशन कर रहे हैं, मीन्स पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसी के लिए वर्ड यूज होता है पीरियोडिसिटी, इसीलिए वर्ड हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये कैरेक्टर्स की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। जैसे सोडियम है तो सोडियम से बाद में सेम कैरेक्टर एक किसका आया, पोटेशियम का आया, फिर उसके बाद कॉपर का आया, तो सेम को उठा के सेम ग्रुप में रख दिया। तो सेम ये जो कैरेक्टर्स की जो रिपीटेशन वाली जो एक बात थी कि पीरियोडिसिटी पाई जाती है, देखो चैप्टर का नाम भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, यानी कैरेक्टर्स में रिपीटेशन पाया जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया, एक तरह से ये आइडिया भी न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से पहली बार लगता है। तो ये इसके अचीवमेंट्स थे।
2। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। थैंक यू।